हेलो प्यारे छात्रों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ और मस्त होंगे और आपकी तैयारी भी ज़बरदस्त चल रही होगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको क्लास 12 सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूँ। जितने भी बच्चे 24 फरवरी को बोर्ड एग्ज़ाम देने जा रहे हैं तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम आपको सामान्य हिंदी का ऑफिशियल मॉडल पेपर बताने वाला हूं, जिसकी समय विधि रहेगी 3 घंटे 15 मिनट और आपका पूर्णांक रहेगा 100 का। इसमें पहला निर्देश दिया है, इसमें बताया गया है प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित होते हैं। यानी कि जो आपके 3 घंटे 15 मिनट होते हैं, यानी कि जो 15 मिनट होते हैं वो आपको क्वेश्चन पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। और जो इस प्रश्न पत्र में 2 खंड रहेंगे, दोनों खंडों के सभी प्रश्नों का उत्तर देना आवश्यक है। यानी कि जितने भी क्वेश्चन हैं सभी का उत्तर देना आवश्यक है। तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया तो प्यारा सा लाइक, और चैनल पर नए तो सब्सक्राइब जरूर कर लें। आपका फर्स्ट खंड रहेगा, इसमें बताया गया है कि इसमें सबसे पहले आपके 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन रहते हैं। उसके बाद आपका दूसरा खंड रहेगा, उसमें भी आपके ग्रामर के रहते हैं और कुछ वर्णनात्मक क्वेश्चन रहते हैं। तो आपका पहला प्रश्न बताया गया है कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी किसके लेखक नहीं हैं। यानी कि वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो किसके लेखक नहीं हैं, कल्पलता के या फिर कुटज के या फिर पृथ्वीपुत्र या फिर मातृभूमि। तो बच्चों वासुदेव शरण अग्रवाल जी जो हैं वो बच्चों कुटज के लेखक नहीं हैं। किसके? कुटज के लेखक नहीं। इसमें आपका दूसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है, क्या भूलूं क्या याद करूं किस विधा की रचना है। क्या भूलूं क्या याद करूं यह किस विधा की रचना है, आत्मकथा विधा की या फिर जीवनी की या फिर संस्मरण या फिर रिपोर्टाज। तो बच्चों क्या भूलूं क्या याद करूं ये जो रचना है बच्चों हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। किसके द्वारा? हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखित रचना है। और बच्चों ये आपकी आत्मकथा की रचना है। किसकी? आत्मकथा विधा की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा, चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं। यानी कि चित्रलेखा उपन्यास के लेखक कौन है? भगवती चरण वर्मा या फिर वृंदावन लाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर जैनेन्द्र कुमार। तो बच्चों आपको बताना है चित्रलेखा उपन्यास के लेखक। तो बच्चों चित्रलेखा उपन्यास के लेखक हैं भगवती चरण वर्मा। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है ब्राह्मण पत्र के संपादक। यानी कि जो ब्राह्मण पत्र है उसके संपादक कौन है? फर्स्ट दिया है भारतेंद्र हरिश्चंद्र जी या फिर बंदालाल वर्मा या फिर अमृत राय या फिर प्रताप नारायण मिश्र। तो बच्चों आपको बताना है कि ब्राह्मण पत्र के संपादक। तो बच्चों ब्राह्मण पत्र के जो संपादक हैं वो बच्चों हैं प्रताप नारायण मिश्र जी। कौन है? प्रताप नारायण मिश्र जी। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। यानी कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों पहला दिया है कहानी विधा की या फिर जीवनी विधा की या फिर संस्मरण विधा की या फिर उपन्यास विधा की। तो बच्चों आपको बताना है कि शेखर एक जीवनी किस विधा की रचना है। तो बच्चों शेखर एक जीवनी आपकी उपन्यास विधा की रचना है। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। किस विधा की? उपन्यास विधा की रचना है। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्न में से रामधारी सिंह दिनकर की रचना है। यानी कि कौन सी रचना है जो दिनकर जी की है। फर्स्ट दिया है परशुराम की प्रतीक्षा या फिर लहर या फिर युगवाणी या फिर अनक। तो बच्चों आपको क्या बताना है कि रामधारी सिंह दिनकर की रचना कौन सी है। तो बच्चों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा परशुराम की प्रतीक्षा। यानी कि परशुराम की प्रतीक्षा जो रचना है वो आपकी रामधारी सिंह दिनकर जी की रचना है। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है छायावाद युग की विशेषता। यानी कि जो छायावाद युग है उसकी विशेषता क्या है। तो बच्चों छायावाद युग की जो विशेषता है सौंदर्य एवं प्रेम। क्या है बच्चों? सौंदर्य एवं प्रेम जो आपकी विशेषता है छायावाद युग की विशेषता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है नई कविता युग की रचना। यानी कि नई कविता युग की रचना क्या है? यामा या फिर प्रलय सज्जन या फिर परशुराम की प्रतीक्षा या फिर खुशबू के शिलालेख। तो बच्चों आपको बताना है नई कविता युग की रचना क्या है। तो बच्चों नई कविता युग की रचना है आपकी खुशबू के शिलालेख। क्या है बच्चों? खुशबू के शिलालेख जो आपकी नई कविता युग की रचना है, खुशबू के शिलालेख। इसमें आपका चौथा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है इनमें से किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। यानी कि किस समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है? 1868 से 1900 ईस्वी तक
या फिर 1900 से 1938 ईस्वी तक, या फिर 1900 से 1922 ईस्वी तक, या फिर 1938 से 1943 ईस्वी तक। तो बच्चों आपको बताना है कौन सी समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। तो बच्चों 1900 से 1922 ईस्वी तक की समय सीमा को द्विवेदी युग के नाम से जाना जाता है। इसमें आपका तीसरा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है कि पंत को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, यानी कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। फर्स्ट दिया है चिदम्बरा, या फिर उर्वशी, या फिर यामा, या फिर युगांत। तो बच्चों आपको बताना है कि सुमित्रा नंदन पंत जी को उनकी किस कृत के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। तो बच्चों सुमित्रा नंदन पंत जी को चिदम्बरा कृत के लिए उन्हें ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। इसमें आपका पहला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका तीसरे नंबर पर दिया होता है कि दिए गए गद्यांश आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। ये जो आपका गद्य खंड से पैराग्राफ रहेगा, इसी से आपके रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जो कि आपके 5 क्वेश्चन होंगे। प्रत्येक क्वेश्चन आपका 2 नंबर का रहेगा। सबसे पहले पूछा जाएगा कि आपको संदर्भ आना चाहिए बच्चों। संदर्भ, उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, पहला क्वेश्चन है। तो बच्चों इसका आपको संदर्भ लिखना है कि किस पाठ से लिया गया, इसके लेखक कौन है, ये गद्य खंड से लिया गया फिर पद्य खंड से। तो आपको गद्य खंड और पद्य खंड आपको पता ही चल जाएगा जब आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे। तो आपको ज़्यादातर शुरू के 3 चैप्टर 1, 2, 3, शुरू के 3 चैप्टर आपको पाठ और लेखक याद कर लेने हैं अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बच्चों आपका दूसरा क्वेश्चन रहेगा कि रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है। जहाँ तक कि बच्चों अंडरलाइन है, यानी कि जन का प्रवाह अनंत होता है, यहाँ से लेकर जीवन भी अमर है, यहाँ तक को आपको व्याख्या करनी है अपने शब्दों में दूसरे नंबर पर। नेक्स्ट बच्चों आपके 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे, जो कि आपके हर क्वेश्चन 2-2 अंक के होंगे, यानी कि 10 अंक की आपकी व्याख्या देखने को मिलेगी। अगर आपको एक नहीं आ रही है तो आपको चांसेस मिल जाता है अथवा में भी दिया होता है। तो बच्चों अथवा में आपको दूसरी पैराग्राफ मिलेगा, इसमें भी आपको वही सेम पैटर्न रहेगा, इसमें भी आपको वही करना है बच्चों। इसमें भी आपके 5 क्वेश्चन रहेंगे। जैसे पहला क्वेश्चन बताया गया है उपरोक्त गद्यांश का संदर्भ लिखिए, यानी कि इसका सबसे पहले आपको संदर्भ लिखना है कि ये पैराग्राफ है, किस पार्ट से लिया गया, इसके लेखक कौन है। नेक्स्ट आपको रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है। फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। तो बच्चों ये कर सकते हैं आप, आपको अगर एक नहीं आ रहा तो एक कर सकते हैं। नेक्स्ट बच्चों चौथे नंबर पर बताया गया है, इसमें बताया गया दिए गए पद्यांश पर आधारित निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपका पद्यांश पद्यखंड रहेगा, इस पर भी 2 आपके पैराग्राफ रहेंगे अथवा में। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो एक आप कर सकते हैं। ये भी बच्चों आपका 10 नंबर का आता है। इसमें बच्चों सेम पैटर्न रहेगा, पहले तो आपको संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या करनी है, फिर बच्चों आपके 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। आपको पढ़कर अच्छी तरीके से लिख देना है। अगर आपको एक नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है, एक चांसेस भी रहता है बच्चों। इसमें भी वही सेम पैटर्न रहेगा, ज़्यादा बदलाव नहीं रहेगा। पहले पर तो आपको इसका संदर्भ लिखना है, फिर रेखाचित्र अंश की व्याख्या, फिर आपको 3 क्वेश्चन इसी पैराग्राफ से रिलेटेड मिलेंगे। आपको इजीली 10 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे व्याख्या से। नेक्स्ट बच्चों आपका 5 नंबर पर रहेगा कि निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। यानी कि किसी भी एक लेखक का साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख करना है। पहला दिया है हजारी प्रसाद द्विवेदी जी, या फिर APJ अब्दुल कलाम जी का लिख सकते हैं, या फिर वासुदेव अग्रवाल जी का लिख सकते हैं। बच्चों आपके 3 जो कवि यानी कि लेखक हैं, किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिखना है, साहित्यिक परिचय, और उनकी रचना भी लिखनी है। और बच्चों आपको 5 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट आपका रहेगा किसी एक कवि का हमको साहित्यिक परिचय देते हुए उनकी प्रमुख रचना लिखनी है। जैसे मैथिली शरण गुप्त जी का, या फिर सुमित्रानंद पंत जी का, या फिर अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओ जी का। तो बच्चों 3 कवि हैं, 3 लेखक हैं। किसी एक कवि का और किसी एक लेखक का आपको जीवन परिचय लिख देना है, और 5-5 नंबर के आपके जीवन परिचय आएंगे गद्य और पद्य से। यानी कि 10 अंक के टोटल आपको जीवन परिचय देखने को मिलेंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 6 नंबर पर, इसमें रहेगा बहादुर अथवा पंचलाइट कहानी का उद्देश्य पर प्रकाश डालना है। अथवा में भी दी होती है बच्चों, ध्रुव यात्रा की कहानी का कथा वस्तु अपने शब्दों में लिखिए। तो बच्चों आपको 100% बहादुर और पंचलाइट कहानी को तैयार कर लेना है, ज़्यादा चक्कर में नहीं पड़ना है। ये बच्चों आपकी 5 नंबर की कहानी आती है। तो बच्चों बहादुर और पंचलाइट कहानी आप तैयार कर लें, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा।
नेक्स्ट बच्चों 7 नंबर पर रहता है स्वपठित काव्यखंड के आधार पर किसी एक खंड के एक प्रश्न का उत्तर दीजिए। यानी कि जो आपने पढ़ा है, जो आपके स्कूल में पढ़ाया गया है और जो आपके सर ने बताया है वही आपको लिखना है, पढ़कर आपको लिखना है। जो आपने पढ़ा है और जो आपके ज़िले में आता है वही आपको पढ़कर एक खंड चूज़ कर लेना है, उसी को आप लिख देना है और आपको 5 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। किसी एक खंड को आपको लिखना है। नेक्स्ट बच्चों खंड खा रहेगा। इसमें बच्चों सबसे पहले संस्कृत की आपको हिंदी में अनुवाद करना पड़ेगा संदर्भ सहित, संस्कृत की जो व्याख्या होती हैं। इसमें बच्चों 2 व्याख्या रहेंगी अथवा में भी रहेगी। अगर आपको एक नहीं आ रही तो एक संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना है। 7 नंबर की आपको संस्कृत में व्याख्या साथ साथ, यानी कि 14 नंबर की इधर आती हैं और 20 नंबर की आपको उधर मिलेंगी। तो बच्चों आपको इनका स्क्रीनशॉट ले लेना है और आपको तैयारी कर लेनी है अच्छी तरीके से। नेक्स्ट बच्चों आपका दूसरे नंबर पर रहेगा। इसमें बताया गया पद्यांश में से किसी एक संदर्भ हिंदी में अनुवाद करने हैं। तो वो संदर्भ सहित आपको हिंदी में अनुवाद करना है। जो श्लोक रहेंगी आपकी 2 रहेंगी अथवा में आप किसी को जिसको आप अच्छी तरीके से समझ पाएँ उसी को आप अच्छी तरीके से लिख देना है, आपको 7 नंबर मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 9 नंबर पर। इसमें बताया गया निम्नलिखित मुहावरों में से किसी एक का अर्थ लिखकर वाक्य में प्रयोग कीजिए। यानी कि आपके 4 मुहावरे रहेंगे, किसी एक मुहावरे का आपको अर्थ लिखकर अपने वाक्य में प्रयोग करना है। 2 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा 10 नंबर पर। जो आपने कभी नहीं पढ़ा होगा पैराग्राफ देखने को मिलेगा, जो आपने ना तो कभी पढ़ा होगा ना कभी देखा होगा, ऐसा पैराग्राफ आएगा जो कि आपका 5 नंबर का आता है बच्चों। जैसे इंग्लिश में अनसीन पैरा आता है वैसे आपको हिंदी में भी देखने को मिलेगा 5 नंबर का। तो बच्चों आपको ये पढ़कर और आपको 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनका आपको उत्तर दे देना है, आपको 5 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपको 11 नंबर बताया गया है निम्नलिखित शब्द युग्मों का सही अर्थ चयन करके लिखना है। यानी कि जो आपके शब्द युग्म है सुत और सूत। तो बच्चों सुत माने जो होता है आपका सारथी और सूत माने आपका पुत्र होता है। तो इसमें बच्चों आपका बी वाला राइट आंसर होगा। आपको सही शब्द युग्म चयन करके लिख देना है, इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है अम्बुधि और अम्बुज। तो बच्चों अम्बुज जो होता है वो आपका समुद्र होता है, अम्बुज सरोज पंकज जलज जो बच्चों आपका कमल का पर्यायवाची होता है। तो बच्चों इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका बताया गया है निम्नलिखित शब्दों में से किसी एक शब्द के 2 अर्थ लिखने हैं। यानी कि जो आपके 4 शब्द दिए होंगे आपको किसी मतलब एक शब्द के 2 अर्थ लिखने, यानी कि पर्यायवाची लिखने, आपको 2 नंबर मिल जाएंगे बच्चों। 4 शब्द होंगे, आपको एक का लिख देना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा निम्नलिखित वाक्यांशों के लिए एक शब्द का चयन करके लिखना है जो नेत्र के सामने ना हो। तो बच्चों उसे जो नेत्र के सामने ना हो उसे अप्रत्यक्ष कहते हैं। यानी कि नेत्र समूह को जिसे कहेंगे जो नेत्र के सामने होगा तो बच्चों क्या कहेंगे, उसे अप्रत्यक्ष कहेंगे। इसमें आपका बी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका रहेगा जीने की इच्छा रखने वाला। यानी कि जो जीने की इच्छा रखता है उसे हम बच्चों क्या कहते हैं। तो बच्चों जीने की इच्छा रखने वाले को हम जिजीविषा कहेंगे। क्या कहेंगे, जिजीविषा। इसमें आपका डी वाला राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा निम्नलिखित में से किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। बच्चों आपको 4 वाक्य दिए होंगे, किन्हीं 2 वाक्यों को शुद्ध करके लिखना। थोड़ी सी मिस्टेक होती है, आपको शुद्ध करके लिख देना है और आपको 2 नंबर यहाँ से भी मिल जाएंगे। नेक्स्ट बच्चों आपके ठोस नंबर होते हैं 12 नंबर पर। हास्य अथवा श्रृंगार रस का स्थायी भाव के साथ उदाहरण अथवा परिभाषा लिखनी है। फिर आपको रूपक या फिर भ्रांतिमान अलंकार का लक्षण अथवा उदाहरण लिखना है। फिर आपको चौपाई कुंडलियां छंद मात्रा सहित लक्षण व उदाहरण लिखना है। तो बच्चों ये आपके ठोस नंबर होते हैं जो कि 6 नंबर में आपके आते हैं, रस छंद अलंकार। तो नेक्स्ट बच्चों आपका 13 नंबर बताया गया है बैंक में व्यवसाय हेतु ऋण की मांग करते हुए बैंक प्रबंधक को आवेदन प्रार्थना पत्र लिखना है। अगर आपको कोई भी पत्र एक नहीं आ रहा है तो अथवा में भी दिया होता है। मोहल्ले में फैली गंदगी की तरफ जिलाधिकारी का ध्यान आकर्षित कराने के लिए आवेदन प्रार्थना पत्र आपको लिखना है। और बच्चों जो आपको लेटर यानी कि पत्र आता है वो आपका 6 अंक का आता है। ये बच्चों आपको 100% तैयार कर लेना है। नेक्स्ट बच्चों आपका रहेगा निम्नलिखित विषयों में से किसी एक पर आसानी मतलब अपनी भाषा में भाषा शैली में निबंध आपको लिखना है। तो बच्चों जैसे पर्यावरण प्रदूषण आपका मोस्ट इम्पोर्टेंट है, आतंकवाद और समस्या का समाधान ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। मतलब ये चारों आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, किसी भी आपको एक को लिख देना अच्छी तरीके से। तो बच्चों मेरे प्रिय कवि विज्ञान की देन, यानी कि विज्ञान की क्या क्या देन है। तो बच्चों यही आपको पेपर देखने को मिलेगा, बिल्कुल ऐसा सेम पेपर आपको ये बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। बिल्कुल इसी तरीका पैटर्न होगा और ऐसे ही आपको करना है।
तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए जय हिंद, लव यू, टेक केयर, बाय बाय।